बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और अमेरिका एशिया में आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है। मुस्तकबिल का मंजरनामा भी इसके साथ साथ हमारे पास आ चुका है और अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को चार तरफ से ठोकने का प्लान आ चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसायों ने गधे को बाप बना लिया। अब इनमें गधा कौन बाप कौन, इसका फैसला आपने खुद ही करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं ये दोनों ही वो कहते हैं ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम और पीठ में छुरी घोंपने के माहिर हैं और ये एक दूसरे को अब धोखा देने जा रहे हैं। किस तरह, बड़ी ही एक्सक्लूसिव डिटेल में आपके पास इस हवाले से लेके आया हूं। और तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है और अब सिर्फ और सिर्फ चंगारी लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने अमेरिका को यह पैगाम दे दिया है फुटेजेस की सूरत में कि जिस लेवल का सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन आप करने के आदी थे जहां इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान वो ऑपरेशन करने के काबिल हो गया है और अकेला ही ये काम उसने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मुत्तकी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आपको पता है मुत्तकी के बारे में, आमतौर पे जिन लोगों की ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती है वो अंदर से बिल्कुल खाली होती हैं। क्यों? क्योंकि गहरे समंदर से आवाज़ नहीं आती, साहिल पर लहरें आके शोर मचाती हैं जिनकी गहराई नहीं होती। और हम ये देख रहे हैं कि मुत्तकी, वो मुत्तकी जो जाके हमें बताता है कि नेटो से पूछो, अमेरिका से पूछो, अंग्रेज से पूछो, यूएसएसआर से पूछो कि हम क्या हैं, तो इसकी औकात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये 9 साल की उम्र का था जब ये अफगानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में आ गया था और जब 1996 में तालिबान की हुकूमत बनी तो ये इंपोर्ट किया गया पाकिस्तान से। इसको कल्चर और इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री दी गई और उसके बाद फिर दोबारा ये भाग गया, पाकिस्तान के अंदर वापस आया, यहाँ सफारत के बहाने बैठा रहा। इसके बच्चे वहाँ पे कतर के अंदर, इसकी बेटियां पढ़ रही हैं, तो दुनिया वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई कह रही है कि जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी जुबान तो चल नहीं रही और इनकी जुबान देखें किस तरह चल रही है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कंधारी ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इस वक्त इख्तलाफात अपने अरूज पर पहुंच चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब 15 अगस्त 2021 को अशरफ गनी हुकूमत का खात्मा हुआ तो काबुल के ऊपर तालिबान वहां पे पहुंच गए थे। अब आपको पता है कि वो कौन से तालिबान पहुंचे थे, उसमें खलीलुर रहमान हक्कानी जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा थे और हाल ही के अंदर एक हमले के अंदर वो मारे गए, वो वहां पे सबसे पहले पहुंचे थे। और अब इस वक्त क्या पता है वहां पे चल रहा है, वहां पे हैबतुल्लाह अखंजादा जो कि अमीर हैं तालिबान के, उनका एक इंतहाई क्लोज कमांडर जिसका नाम है निदा मोहम्मद नदीम, वो ये अपने आप को कह रहा है कि मैं फातह काबिल हूं। तो अब इस वक्त क्रेडिट लेने के ऊपर भी इन दोनों ग्रुपों के अंदर शदीद लड़ाई चल रही है। बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो कि हकानी ग्रुप के पास थी वो सारी की सारी जो कंधारी ग्रुप है उसने छीन ली हैं और मुल्ला हैबतुल्लाह तमाम तर ताकत को अपनी मुट्ठी में और अपने इर्द गिर्द के इंतहा पसंदों की मुट्ठी में देने की मुकम्मल जुस्तजू और कोशिश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जवाब देने के हवाले से भी तालिबान के अंदर एक शदीद इख्तलाफ पैदा हो चुका है। और हम इसके साथ ये देख रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान की तरफ मत जाना, ये सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, किसी हद तक अगर पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो जाए तो यकीनी तौर पे ये सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है। लेकिन इससे पहले आप ये नक्शा देखें कि जदीद दौर से पहले यहाँ पर अरब आए, यहाँ पे मुगल आए, यहाँ पे गजनवी आए, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन आया, यहाँ पे चंगेज खान आया। और इससे आपको अंदाजा होता है कि किस तरीके से अफगानिस्तान को फतह करना किसी भी ताकत के लिए कभी भी कोई बड़ा मसला नहीं रहा। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इस वक्त 84% जो आबादी है वो अफगान तालिबान के खिलाफ है। हम ये देख रहे हैं कि रजीम चेंज की तैयारियां तकरीबन हो चुकी हैं और अफगान तालिबान को जब कभी भी पनाह दी तो पाकिस्तान ने दी। इस दफा पाकिस्तान से अफगान तालिबान नमक हरामी कर चुके हैं, तो अब इनको पनाह कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि कई अफगान तालिबान की रातों की नींदें हराम किए हुए है। क्योंकि
चारों तरफ से घेरने का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है। अब आप ये देखें कि 12वीं सदी के करीब चंगेज खान यहां पे आया और चंगेज खान ने ख्वारज़म शाह को शिकस्त दी और अपने पीछे हज़ारा कम्युनिटी की सूरत में मंगोल छोड़ गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे उज़्बेकिस्तान से तैमूर लंग आता है और तैमूर लंग यहाँ पे उज़्बक छोड़ के चला जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बाबर आता है। बाबर वहाँ पे आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान के अंदर वो बड़ी उसने कोशिश की कि वहाँ पे कोई ना कोई इलाका कब्ज़ा करके और वहाँ पे वो अपनी हुकूमत बना ले, लेकिन वहाँ से इसको भागना पड़ा। तो इसने आके काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और काबुल को अपनी मिलिट्री और मुआशी मामलात के लिए वहाँ पे गढ़ बना लिया और फिर अपने आप को स्टेबल करने के बाद वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। तो बाबर जो है वो भी मंगोल था, वो भी वहाँ पे उज़्बेक छोड़ के गया। और उसके बाद जो बदाख्शां का इलाका है, आपको पता है अहमद शाह मसूद वाला, वहाँ पे सारे ताजिक रहते हैं, यहाँ तक कि काबुल तक जो है ताजिक रहते हैं। तो इन इलाकों को भी बाद में अहमद शाह दुरानी ने अपने अफ़गानिस्तान की डोमेन में, जब उसने अफ़गानिस्तान की सल्तनत रखी जिसको फादर ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता है, तो उस वक्त उनको शामिल किया गया और उस तरह ये ताजिक भी जो कि इस वक्त 26% है। आप एक बात याद रखें कि 40% जो हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में पश्तून हैं, जिनमें से 24% अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, 26% वहाँ पे ताजिक हैं, 25% जो हैं वहाँ 15% वहाँ पे हज़ारा हैं, 8% वहाँ पे उज़्बक हैं और 11% जो है वो दीगर कम्युनिटीज़ हैं। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर 14 एथनिक ग्रुप वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और ये शीशे के घर में बैठ के हमें पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और बात यह है कि सुलह किससे कर रहे हैं, ताल्लुकात किससे बना रहे हैं पाकिस्तान के सर पे, भारत से। और भारत वो भारत जिस पर इस वक्त बुचर ऑफ गुजरात की हुक्मरानी है और वो दोस्ती कर रहा है इस्लाम पसंद तालिबान से। मजे की बात देखें, वो इस्लाम पसंद तालिबान जिन्होंने इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी, जिन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन पे पाबंदी लगा दी, जो अपनी आवाम को रेडियो के दौर में लेके जा रहे हैं, जो अपनी औरतों को तालीम नहीं दे रहे। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान तंग आ गया और उसने पाकिस्तान के अंदर एक रीजनल डायलॉग करवाए और उसमें वो तमाम तर लोग मौजूद थे जो कि अफ़गान तालिबान के मुखालिफ थे और अशरफ गनी और हामिद करज़ई हुकूमत के ओहदेदारान और रहनुमाओं में मौजूद थे। तो हमने ये देखा कि अफ़गान तालिबान को इतनी आग लगी कि वो 10 दिनों में भारत पहुंच गए और वहां पे जाके उन्होंने पाकिस्तान की रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। अब आप तालिबान हैं कौन, इस बात को समझने की जरूरत है। 1994 तक इस तहरीक का आगाज रखा गया, तहरीक तालिबान का, और इसको 2001 तक पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझा जाता रहा और भारत इसको पाकिस्तान की प्रॉक्सी के तौर पे ही देखता रहा। जब 2001 में अमेरिका यहाँ पे आता है तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि ईरान, उसके साथ रूस और इंडिया, ये तीनों मिल के अफगान तालिबान की शदीद मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब 96 में मज़ार शरीफ पे तालिबान ने कब्जा किया था तो उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी ख़राब हो गए थे और वहाँ पे अफ़गान तालिबान और ईरान के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और हम फिर ये देखते हैं कि जब ये वहाँ पे का सारा काम चल रहा होता है तो कश्मीर समेत जितने भी इलाकों के जहादी थे वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान में जमा होना शुरू हो गए और उसके बाद भारत ने सुख का सांस लिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अंदरूने मुल्क साख को सही करने के लिए तालिबान भारत की मदद ले रहे हैं और पाकिस्तान से दुश्मनी का इंप्रेशन देख के अपनी आवाम को ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के पपेट नहीं हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जब अशरफ गनी की हुकूमत जाती है तो जिन लोगों के साथ 20 साल भारत ने काम किया, वहाँ पे 4 कॉन्सुलेट अपने बनाए, वहाँ पे 50 के करीब इनके राह के अड्डे थे और वहाँ से ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे थे, इन्होंने सबके वीज़े कैंसिल करके सबको फारिग कर दिया और 1 साल के अंदर अंदर अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को इन्होंने मजबूत कर लिया। और फिर हम ये देखते हैं कि इसके साथ ही अब इस वक्त फिर इनकी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, अमीर अब्दुल रहमान खान जिसको अंग्रेज़ों ने वखान कॉरिडोर दिया था और अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान
وہ خان کوریڈور پہ اپنی پوری نظر رکھے ہوئے ہے اور افغانستان کے حالات جلدی صحیح نہیں ہونے تو اب پاکستان اس ٹکڑی کے اوپر کسی بھی طریقے سے اپنا تسلط قائم کر کے چاہے وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے ذریعے یا کسی اور پاور کے ذریعے وہاں پہ ٹریڈ تو کرے گا، لیکن یہاں پہ جو معاملات اس وقت ہیں وہ ڈیفرنٹ سمت میں چل چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کی یادداشت کمزور ہے ان کو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے افغانستان سے پاکستان کے لیے ریزسٹنس آ رہی ہے۔ کبھی را نے سی آئی اے کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کام کیا تو کبھی را نے کے جی بی کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کام کیا۔ 90 کی دہائی میں نجیب حکمران تھا افغانستان کا تو وہاں پہ بھارت نے ان کو کہا کہ جناب افغانستان میں ہماری مرضی کا حکمران آنا چاہیے اور پاکستان کی حمایت یافتہ طالبان وہاں پہ کسی صورت حکمران نہیں ہونے چاہیے۔ تو جب رشیا نے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ بھارت یہاں پہ صرف اور صرف اپنا الو سیدھا کرتا ہے، اس کی تمام تر پالیسیاں پاکستان کو اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کب سے پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دشمنوں کو استعمال کر رہا ہے اور یہاں پہ بڑی جو ہے ایک انتشار پسندی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے بھی اپنا بندوبست کر لیا ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں، آپ کو ٹرمپ کا بیان آ چکا ہوگا، مودی نے گھٹنے ٹیک دیے، وہ مودی جو کہ بڑے بڑے نعرے مار رہا تھا اب اس نے ٹرمپ کو فون کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم رشین آئل نہیں لیں گے۔ تو یہاں پہ آپ مودی کی بھی سٹیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کا ویژن ہے، کتنی دیر تک وہ اپنے فیصلوں پہ قائم رہ سکتا ہے، اور اس نے یہاں پہ اب افغان طالبان کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان نے ہمیشہ ڈچ کیا ہے اور وہ افغان طالبان کو ڈچ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ چار طرف سے ٹھوکنے کا پلان کس طرح بنا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ بھی یہاں پہ آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ آپریشن امریکہ کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں تاجکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آئی ایس خراساں ازبکستان کے لیے، تاجکستان کے لیے، رشیا کے لیے، سب کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو اغور مسلمان ہیں ان کی جو تحریک ہے چین کے اندر وہ بھی افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ ایران کو تنگ کر رہے ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور بلوچ فتنہ الخوارج سارے کے سارے اس وقت افغانستان میں اپنا اڈا لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو اب کھیل شروع ہو چکا ہے، سینٹرل ایشیا میں اپنے انفلوئنس کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی صفائی کا کام شروع کر دیا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے بہت ہی بڑی خبریں ملنے جا رہی ہیں۔ اور ان کے ساتھ اب اندر جو ہے وہ افغان فریڈم فائٹرز کی ایک فورس اور اس کے ساتھ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ ایک بڑا محاذ کھولنے جا رہی ہے، اور خبریں ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت ایران کی حمایت یافتہ جتنی بھی ریزسٹنس فورسز ہیں وہ بھی تیار ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ تاجکستان کے اندر احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنی گروپ بندی کر رہے ہیں اور انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور انسٹیبلٹی بہت زیادہ اور انپریڈکٹیبل حالات اس وقت اس حد تک ہو چکے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ راتوں کو اپنی پوزیشنز کو چینج کر رہا ہے، جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ اس وقت ہڑبڑ مچی ہوئی ہے۔ جب پاکستان نے 4 سٹرائک کیے کابل کے اوپر، 4 دھماکے یہ سیکنڈ فیز کے اندر، تو اس وقت ذبیح اللہ مجاہد یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہاں پہ ٹینکر پھٹ گیا ہے، لیکن پوری دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، یہ اب پاکستان کے لیے نیو نارمل ہو چکا ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کا فیصلہ آپ کے پاس بہت جلد آنے والا ہے، اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہے، کیونکہ پالیسی چینج ہو چکی ہے اور اب افغان طالبان جو ہیں وہ کسی صورت بھی نامنظور ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔